नमस्कार। हमारा नाम अनिकेत जायसवाल है और आज हम लोग सिविल सेवा परीक्षा का जो नीति शास्त्र का प्रश्न पत्र है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पेपर में नीति शास्त्र के मायने क्या हैं और नीति शास्त्र ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी समस्या हमारे सामने आन पड़ी है कि हमें नीति शास्त्र को पढ़ना पड़ रहा है और नीति शास्त्र में नीति क्या है और शास्त्र क्या है, ऐसी कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स का प्रश्न पत्र भी ये बोला जाता है। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स के मायने क्या हैं और उस मायनों से सिविल सेवा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम कुछ ऐसी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि ये प्रश्न पत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है बाकी जीएस के 3 प्रश्न पत्रों की तुलना में, क्योंकि सर्वाधिक अंक जो आ रहे हैं वो इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आ रहे हैं। बाकी 3 में जो अंकों का निर्धारण यूपीएससी में किया जा रहा है वो बहुत औसतन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है। इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। इसी प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं। हम ये समझेंगे कि ये एथिक्स है क्या, इसके कितने मायने हैं और किस मायने का क्या अर्थ होता है और किस अर्थ से किस प्रकार का प्रश्न बनता है। सारे अर्थों को देख पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी, लेकिन फिर भी मैं लगभग सारे अर्थों पे थोड़ी थोड़ी सी बात करूँगा और कहाँ से किस प्रकार का, किस दार्शनिक के आधार पर प्रश्न बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एथिक्स को जब भी हम गूगल में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आता है ईथोस, यानी कुछ परंपराएं, यानी कुछ परंपराएं या कुछ रीति रिवाज को ही हम लोग सामान्य भाषा में एथिक्स कह देते हैं। लेकिन क्या ये एथिक्स है? अगर परंपरा को ही हम लोग मान लें कि परंपरा ही एथिक्स है, तो क्या आप ये बताइए एक सिविल सेवक परंपरावादी होना चाहिए? क्योंकि परंपरा तो स्त्री अधिकारों के विरोधी है, परंपरा विकलांग अधिकारों के विरोधी है, परंपरा समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं, जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं जिनके साथ संगत नहीं बैठती है। तो क्या एक सिविल सेवक को परंपरावादी होना चाहिए? क्योंकि एथिक्स का मायने तो परंपरा निकल के आता है, लेकिन हम लोग इस वाले मायने पे बात नहीं करेंगे। देखेंगे कि इसका कितना भार है इस एथिक्स शब्द पे। सामान्य भाषा से थोड़ा सा अगर ऊपर उठें, सामान्य समझ की बात करें तो एथिक्स कुछ और नहीं, कुछ आधार वाक्य हैं। कुछ आधार वाक्य मानव ने इतने लंबे समय के इतिहास में निर्मित किए हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से। वो आधार वाक्य जिनके माध्यम से हम इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। जैसे लोकतंत्र कुछ आधार वाक्यों पे खड़ा हुआ है, स्त्री पुरुष समान अधिकारों का जो विचार है वो कुछ आधार वाक्यों पे खड़ा हुआ है। हम सभी लोग नॉर्वे को ज़्यादा महत्व देते हैं, सऊदी अरब को कम महत्व देते हैं, ये बात कुछ आधार वाक्यों पर निर्मित हुई है। इसी प्रकार भारत जब WTO में खाद्य सुरक्षा का विषय उठाता है तो बाकी पश्चिमी देश अपने आधार वाक्यों को लेकर चलते हैं, लेकिन भारत कुछ निश्चित आधार वाक्यों के आधार पे अपने मुद्दों को जीत लेता है और WTO में जो पीस क्रॉस का मुद्दा था, जो सब्सिडी का मुद्दा था, उनमें एक प्रकार की जीत हासिल कर लेता है। तो ये दुनिया में हम लोगों ने कुछ आधार वाक्य निर्मित किए हैं और उन आधार वाक्यों के आधार पे ही हम लोग सारे मानव के जीवन के कल्याण को, इस दुनिया को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश को मजबूत बनाते हैं। तो इथिक्स कुछ और नहीं, एक प्रकार की मॉरल रीजनिंग है। मॉरल रीजनिंग यानी एक तरीके की नैतिक तर्क शक्ति है। ये नैतिक तर्क शक्ति, इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, समझिए। हम सभी लोग जिस समाज में रह रहे हैं, हम लोग उसमें दावा करते हैं कि हम लोग स्त्री और पुरुष को समान अधिकारों का
मुद्दा सामने उठाते हैं और स्त्री और पुरुष समान अधिकारों के अधिकारक हैं हम लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम लोग उन देशों से आते हैं, मानव की उस सभ्यता से आते हैं जो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देता है। ये बात कैसे शुरू हो रही है देखते हैं। स्त्री और पुरुष समान अधिकार का मुद्दा, स्त्री पुरुष अधिकार, ठीक है। ये स्त्री पुरुष समान अधिकार का मुद्दा जो है कुछ आधार वाक्यों पर निर्मित किया गया होगा। कुछ हो गई ना बात, जैसे आधार वाक्य मतलब कुछ हमारे आसपास ऐसी बातें होंगी कि हम लोग कहेंगे हाँ हाँ हाँ, अगर ये चीज़ है तो ये अच्छा है, अगर ये चीज़ है तो ये बुरा है, क्योंकि कुछ निश्चित मानक है ना हमारे पास, जिस व्यक्ति के आधार पर हम कहते हैं कि नहीं वो फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो फला व्यक्ति बहुत खराब है। नहीं, भारत में तो सबको रहना चाहिए, भारत में तो लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे चाइना की, चाइना में लोकतंत्र तो नहीं है लेकिन पैसा ज़्यादा है। ये बात हम लोग कुछ आधार वाक्यों के आधार पर कह पा रहे हैं। तो स्त्री और पुरुष अधिकार का जो मामला है वो कुछ आधार वाक्यों पर निर्मित हुआ है। आधार वाक्य कैसे? एक जेम्स मिल नाम का व्यक्ति है, दार्शनिक है, उस पर काफी प्रश्न बनाए हैं यूपीएससी ने। सीधा उसका नाम एक दो जगह लिया है, लेकिन जेएस मिल का नाम लिए बिना जेएस मिल की भाषा जो है, जेएस मिल का जो विचार है, उस पर बहुत सारे प्रश्नों को निर्मित किया है, वो भी देखेंगे। तो स्त्री और पुरुष समान अधिकार का जो विचार है वो जेएस मिल दे रहे हैं। मिल कह रहे हैं कि अगर पुरुषों तुम लोग महिलाओं को भी अपने बराबर या समान अधिकार दे दोगे तो वो सिर्फ स्त्रियों के लिए भला नहीं होगा, वो पुरुषों के लिए भी भला होगा। और जहां ये स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, अर्थात हमारा समाज, हमारा देश और ये पूरी मानव सभ्यता, इन सब के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। कैसे? मिल कहती है अगर महिलाओं को समान अधिकार दोगे तो महिलाएं क्या करेंगी? महिलाएं उन समान अधिकारों के आधार पे कुछ संसाधनों को अपने हाथों में लाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं, एक मिनट देखिएगा। ये हम लोग समझ रहे हैं स्त्री पुरुष अधिकार, स्त्री पुरुष मिल का विचार से कुछ आधार वाक्य हैं। मिल साहब कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने से केवल स्त्री का कल्याण नहीं होगा, पुरुष का भी कल्याण होगा, और स्त्रियों को जिस जगह पे रहते हैं अर्थात समाज का भी कल्याण होगा, समाज अर्थात देश का भी कल्याण होगा, देश यानी सभ्यता का भी कल्याण होगा, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। क्योंकि स्त्री जब अधिकार लेगी तो शिक्षा भी प्राप्त करेगी, जब शिक्षा प्राप्त करेगी तो बहुत सारे संसाधनों पे उसका अधिकार होने लगेगा, जब संसाधनों पे अधिकार होगा तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। अर्थात किसी भी देश में अगर स्त्री और पुरुष दोनों जगह उत्पादन होगा, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा उत्पादन होगा, तो क्या होगा? ज्यादा सेवाएं निर्मित होंगी, ज्यादा वस्तुएं निर्मित होंगी। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए, एक देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा, सरकार के पास पैसा बढ़ेगा, सरकार अमीर होगी, कोई भी देश अमीर हो जाएगा। ठीक है, पैसा ज्यादा बढ़ने से सरकार भौतिक सुख सुविधाओं पे, संसाधनों पे ज्यादा खर्च कर पाएगी। ज्यादा खर्च करने की वजह से हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। अगर अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा इंफ्रा होगा, बुनियादी संरचनाएं होंगी, तो क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा होगा, हम कल्याण की ओर भागते जाएंगे। गुणवत्ता बढ़ने से क्या होगा? हमारे जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। ऐसा विचार जेएस मिल दे रहे हैं, और ये बात सही भी है। आप पहले का समाज देखिए और आज का समाज देख लीजिए, आपको ये वाली बात दिख जाएगी। अगर आपको दो देशों में तुलना करनी हो, इसको मैं एक और उदाहरण से समझाऊंगा। अगर आपको दो देशों के बीच में तुलना करनी हो कि आपको नॉर्वे में रहना है, फिनलैंड में रहना है, स्वीडन में रहना है, या फिर आपको पाकिस्तान में रहना है, आपको अफगानिस्तान में रहना है, या फिर आपको सऊदी में रहना है। ठीक है, देखते हैं।
दो समाज ले लेते हैं नॉर्वे, ठीक है, एक समाज है अफगानिस्तान का। अब आप बताइए, नॉर्वे में महिलाओं के लिए अधिकार ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है। नॉर्वे में शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च बराबर है या नहीं है? बिल्कुल बराबर है, यहाँ नहीं है। और बताइए, नॉर्वे की जीडीपी ज्यादा है? ज्यादा है, इनकी तो क्या ही बोले हम। उसके बाद नॉर्वे में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है, खुशहाली सूचकांक निकलता है, नॉर्वे में ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, अफगानिस्तान में कम। नॉर्वे में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र ही नहीं बचा। आप कहाँ रहना चाहोगे? सीधी सी बात है, नॉर्वे में रहना चाहोगे। क्यों? नॉर्वे में आनंद की मात्रा ज़्यादा होगी, आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, इसलिए आप नॉर्वे में रहना चाहोगे। और ये सब आप तय कैसे कर पाए? कुछ मानक थे ना आपके, स्त्री शिक्षा, लोकतंत्र, हैप्पीनेस, ये जो मानक है ना, इन्हीं मानकों के विज्ञान को ही नीति शास्त्र कहते हैं। और ये जो मानक है ना, ये मानक कुछ आधार वाक्यों से निर्मित हुए हैं, कुछ आधार वाक्यों से बने हैं। इन्हीं आधार वाक्यों को अगर हम बना लें तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और यही तो सिविल सेवा के प्रश्न पत्र में, नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में 120 नंबर की केस स्टडीज है। इसमें आपको आधार वाक्य तो बनाने होते हैं कि आधार वाक्य बताओ और बताओ कि कौन सा निर्णय लोगे, है ना। इस पे भी चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे। कुछ लोगों ने कठोपनिषद का नाम सुना होगा। कठोपनिषद में एक यम नचिकेता का संवाद है। मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, बहरहाल वो कहानी जरूरी है। जिस प्रकार की इस